नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौलिक अधिकार की, एक ऐसे फंडामेंटल राइट की जो ना केवल एक स्वस्थ समाज की नींव के लिए आवश्यक है, बल्कि एक सफल, सुरक्षित और सबल जीवन के लिए नितांत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा अधिकार जिसमें मेरे और आपके थोड़े से कंट्रीब्यूशन से किसी के जीवन की सफलता सुनिश्चित हो सकती है। एक ऐसा अधिकार जिसमें मैं और आप थोड़ा सा अनदेखी कर गए तो किसी का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे अधिकार की जिसमें मेरा और आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेरेंट हो, आप टीचर हो, आप खुद एक स्टूडेंट हो या प्रशासन की कोई कड़ी हो, हर व्यक्ति का बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस संवैधानिक मौलिक अधिकार में। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बात होने वाली है RTE विच इज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस एक्ट की सबलता, सरलता और इसकी सफलता डिपेंड करती है कि मैं और आप, हर पेरेंट, हर बच्चा कितना जागरूक है इसके बारे में। क्या सच में ये ज़मीनी स्तर पर लागू है? क्या मेरे और आपके कंट्रीब्यूशन से ये संवैधानिक हक और मजबूत हो सकता है? या कहीं मैं और आप कोई ऐसी छोटी सी गलती तो नहीं कर रहे जिससे हम किसी के जीवन के एक संवैधानिक हक को हनन कर रहे हैं? तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए और इंश्योर करिए कि क्या आप इस अधिकार को सबल बना रहे हैं या निर्बल बना रहे हैं। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक छोटे से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं ताकि ये समझ आए कि शिक्षा को एक मौलिक अधिकार में अचीव करने में हमने कितनी जद्दोजहद, कितना वक्त लगाया। तो सबसे पहले इन 1960 में, सन 1960 में यूनेस्को के एक कन्वेंशन में बात कही गई कि शिक्षा को एक अधिकार के फॉर्म में होना चाहिए। शिक्षा हर व्यक्ति का हक होना चाहिए। हर व्यक्ति को ये अधिकार हो कि वो अच्छी कंपल्सरी फ्री एजुकेशन ले सके। ये बात 1960 में कही गई और 30 साल बाद भारत में पहली बार एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया राममूर्ति कमेटी के द्वारा, जिसमें राइट टू एजुकेशन या फिर राइट होना चाहिए एजुकेशन का, इसकी बात ऑफिशियल फॉर्म में कही गई। लकीली इन 1993 सुप्रीम कोर्ट एक केस की सुनवाई के दौरान ये सुनिश्चित किया, ये कहा कि राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ, आर्टिकल 21 कहता है कि आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, या आपका मौलिक अधिकार है। इसको इंजॉय करने के लिए, इसको एनरिच करने के लिए और इसको आत्मसात करने के लिए ज़रूरी है कि राइट टू एजुकेशन इसके साथ अटैच किया जाए। और यहीं से शुरुआत हुई राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाने के लिए। लकीली इन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और उसके बाद लंबे डिस्कशंस हुए, लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए, पार्लियामेंट में अपनी बात कही गई और फाइनली 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें भारतीय संविधान के पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, उसमें आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ, उसमें एक सेक्शन जोड़ा गया, अल्फा सेक्शन। तो अब ये बना आर्टिकल 21A जो कहता है राइट टू एजुकेशन विच इज़ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 years इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ ईच सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो हर वो बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र के बीच में है, इस एज के अंदर है, ये उसका अधिकार है कि उसे फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन की रीच हो। ये हर शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो हर बच्चे को एक अच्छी, बेहतर एजुकेशन प्राप्त करने का मौका दें और इसको इंश्योर करें। ये बात हुई कि कब हमारी शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के फॉर्म में आया। फिर सन 2009 में भारत के पार्लियामेंट ने इसको एक एक्ट के फॉर्म में लेके आया एंड फाइनली इन 2010 राइट टू एजुकेशन 2009 इनैक्ट होने के बाद इन फोर्स आया। तो फाइनली जो बात 1960 में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में कही गई थी, 50 साल बाद भारत ने उसे एक एक्ट के फॉर्म में लागू किया, उसे एक फंडामेंटल राइट बनाया और ये करने के बाद भारत बना वो 135वां देश जिसने एजुकेशन को एक अधिकार के फॉर्म में लाया। एंड व्हेन आई से एजुकेशन, आई मीन टू से द प्राइमरी एजुकेशन
द कंपल्सरी फ्री एजुकेशन फ्रॉम एज 6 to 14 ईयर्स। तो आप सोचेंगे ये आपको देखना क्यों ज़रूरी है, आपको इस अधिकार के बारे में क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर आप एक टीचर हैं या आप एक पेरेंट हैं या आप एक समाज का कोई भी जिम्मेदार नागरिक है या शासन प्रशासन का हिस्सा है या खुद एक स्टूडेंट हैं, तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये अधिकार कहता क्या है। कहीं आपकी एक गलती की वजह से किसी के संवैधानिक हक की हनन तो नहीं हो रहा, या कहीं आप जाने अनजाने में इस अधिकार को और सबल बना रहे हैं। तो अगर आप सबल बना रहे हैं तो आप हैं रोल मॉडल, और अगर आप इसको कहीं भी हनन कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख के खुद इंश्योर करिए कि आप किस सेक्शन में आते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और देखते हैं वो क्या है की फीचर्स जो राइट टू एजुकेशन को एम्पावर करते हैं, मुझे और आपको एक दिशा निर्देश देते हैं कि हम किस तरह से हर उस बच्चे को सबल, सुरक्षित और संरक्षित करें उसके इस मौलिक अधिकार से। तो राइट टू एजुकेशन जो सबसे पहली बात कहता है वो ये कि हर बच्चे को 6 से 14 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का हक है। मतलब ना तो उससे इस एजुकेशन के लिए कोई फीस ली जाएगी और कंपल्सरीली फॉर्म में वो स्कूल तक पहुँचेगा। तो आप देखिए, ये एक ब्रॉड विजन था, एक ऐसा विजन था जिसकी उम्मीद थी कि हर बच्चा स्कूल तक पहुँचे, रिटेन हो और अपनी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करे। क्वालिटी की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, ये क्या कहता था मैं आपको बस वो बताती हूँ। तो ये राइट टू एजुकेशन इंश्योर करता है 6 to 14 ईयर्स की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अगर ये पब्लिक स्कूल में है तो पब्लिक स्कूल में ये स्टेट इंश्योर करेगा कि पूरी तरीके से ये एजुकेशन फ्री हो, किसी तरीके का कोई कैपिटेशन फ़ी ना हो, कोई डिटेंशन पॉलिसी ना हो, कोई फिजिकल पनिशमेंट ना हो, बस बच्चे को पूरी तरीके से एनरोल किया जाए और ड्रॉप आउट को कम किया जाए जब तक कि वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट ना कर ले। इसके लिए बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी चलाई गई, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप, MDM, इन्हीं सब का एक पार्ट है, ताकि हर तरीके से इंश्योर किया जा सके कि बच्चा एक बार स्कूल में जब एनरोल हो तो वो रिटेन करे। इसके साथ साथ ही प्राइवेट स्कूलों के लिए भी कुछ मापदंड बनाए गए, कुछ क्राइटेरियाज, कुछ स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किए गए, जिनके चलते इस एक्ट के आने के बाद हज़ारों लाखों प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बंद हुए। प्लेग्राउंड होना चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, रूम्स की क्या ऊंचाई होनी चाहिए, कितने मिनिमम बच्चे होने चाहिए, इन सब के लिए मान्यता बहुत ज़रूरी है जो पब्लिक सिस्टम से लेना इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं पर बात आती है गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स की और वो स्कूल की जो गवर्नमेंट के थ्रू रिकग्नाइज्ड हैं। तो हर किसी के लिए रूल्स बने, रेगुलेशन बने, ताकि इंश्योर किया जा सके कि हर बच्चे को 6 से 14 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले। इसी की तहत आया राइट टू एजुकेशन, जिसमें 25% रिजर्वेशन दिया गया बच्चों को फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ EWS इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो हर वो प्राइवेट स्कूल जहाँ पर पढ़ाई हो रही है प्राइमरी सेक्शन की, वहाँ 25% सीट्स रिजर्व करी गई EWS कैटेगरी की, जहाँ पेरेंट्स का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जहाँ बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी। राइट टू एजुकेशन कहता है जब बच्चा आपके लिए पास एडमिशन के लिए आए तो वो 6 से 14 साल की जिस भी एज में है, आप उस एज के अकॉर्डिंग उस बच्चे को उस पर्टिकुलर स्कूल में, उस पर्टिकुलर क्लास में एडमिशन देंगे अकॉर्डिंग टू एज। और फिर ये आपका काम है बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरह से आप उस लर्निंग गैप को ब्रिज करें। तो अगर आप किसी बच्चे के लिए रिमीडियल क्लासेस लगा रहे हैं तो सच मानिए आप उसको हक दे रहे हैं उसके इस मौलिक अधिकार को सशक्त करने का। तो आप बधाई के पात्र हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे ये जिम्मेदारी क्यों है, तो आई थिंक यू नीड टू रिविजिट योर थॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर ये किसी का संवैधानिक हक है कि वो 6 से 14 साल की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ले, तो हर वो व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो इसको इंश्योर करे। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये राइट टू एजुकेशन इंश्योर करता है प्यूपिल टीचर रेशियो। तो ऐसा इंश्योर किया गया कि प्राइमरी लेवल पे हर 35 बच्चों पे एक टीचर और अपर प्राइमरी लेवल पे प्राइमरी लेवल पे 30 बच्चों पे एक टीचर और अपर प्राइमरी लेवल पे 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, ताकि बच्चों को
टीचर के साथ इंटरेक्शन का मौका मिले, 1-to-1 कांटेक्ट हो, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात की जा सके। रूम का साइज़ कैसा होगा, कितने स्टूडेंट्स को एनरोल किया जा सकता है, किस विधि से पढ़ाया जाए, किस तरह से रिटेंशन पे जोर दिया जाए, सब की बात डिटेल में की गई है। इसके साथ साथ ही RTE फिक्स करता है वर्किंग आवर्स कि हर हफ्ते में कम से कम 45 घंटे की पढ़ाई नितांत आवश्यक है। यही रीज़न है कि कोविड के टाइम में भी जहाँ एक तरफ स्कूल बंद हुए, वहाँ दूसरी तरफ तुरंत ऑनलाइन एजुकेशन ओपन हो गई, क्योंकि आप किसी के संवैधानिक हक का हनन नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ बताया गया है कि कितने वर्किंग डेज़ होने चाहिए पूरे साल में। तो 200 वर्किंग डेज़ प्राइमरी सेक्शन के लिए और अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए 220 वर्किंग डेज़। तो इसी के हिसाब से बनता है आपका एकेडमिक कैलेंडर। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकता है और आपको क्लैरिटी दे सकता है कि ये सब कुछ होता क्यों है। RTE 2009 इस बात की भी बात करता है कि किस तरह से एक टीचर का ट्रेंड होना इम्पॉर्टेंट है, टीचर की नियुक्ति कैसे हो, उनकी ट्रेनिंग कैसी हो, इन सर्विस ट्रेनिंग कैसी हो, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंश्योर किया जा सके। इसके साथ ही साथ बहुत वो मुद्दे जहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम फिक्स कर सकें, तो असेसमेंट की बात की गई। कहा गया कि एक बार बच्चा अगर एनरोल हो जाएगा तो ऐसा कोई भी असेसमेंट ना किया जाए, ऐसा कोई भी फिजिकल पनिशमेंट ना दिया जाए जिससे बच्चा ड्रॉप आउट करे, जिससे बच्चा किसी असेसमेंट के डर से, फेल होने के डर से बाहर निकल जाए। तो नो फेल पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो हर बार हम क्वेश्चन करते हैं कि क्यों बच्चे को फेल नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार चाहती है, ये नियम चाहता है, ये अधिनियम चाहता है कि 6 से 14 साल की कंपलसरी एजुकेशन किसी भी हाल में पूरी हो, बच्चा रिटेन करे, किसी भी असेसमेंट के डर से बच्चा भाग ना जाए, राइट। तो नो डिटेंशन पॉलिसी एंड किसी भी तरीका फिजिकल कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड नहीं है। और हर तरीके से जो मुझे लगता है जो मेन बिंदु हैं इस राइट टू एजुकेशन 2009 के, वो ये कि जब मेरे पास कोई बच्चा है, मैं उसे एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दूं, कोई स्क्रीनिंग ना करूं, क्योंकि ये उसका अधिकार है, वो किसी भी वक्त आता है, ये उसका अधिकार है पढ़ना, और उसका जो लर्निंग गैप है उसको ब्रिज करने के लिए जो मुझसे संभव पड़ता है, जो रिक्वायर्ड है, उसको मैं ब्रिज करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है इस संवैधानिक हक के प्रति एक टीचर होने के नाते। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, राइट। तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कि MDM कैसा हो, किचन कैसा हो, बाउंड्री कैसी हो, किस तरह से क्रिएटिव लर्निंग पर जोर दिया जाए, सब कुछ RT में है। लेकिन जो मेन है वो ये कि 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अगर बच्चे के पास कोई एज प्रूफ नहीं है तो आप डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन। अगर बच्चा पिछली क्लास का कुछ नहीं सुना पाता तो आप डिनाई नहीं कर सकते एजुकेशन। बच्चा किसी भी उम्र में 6 से 14 साल के बीच में अगर आपके पास आता है तो आपको एडमिशन देना ही देना है, और उस लर्निंग गैप को ख़त्म करने की जिम्मेदारी एक टीचर की ही है। तो आई एम वेरी श्योर कि वो बहुत सारे क्वेश्चन जो फेसबुक पे मैं देखती हूँ और वीडियोज़ के एंड में मैं देखती हूँ जो लोग उठाते हैं, तो ऐसा लगता है ये किसी एक का मिशन है, ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो केवल क्वालिटी पे काम करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, मैं, आप और वो लाखों लोग जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं किसी के मौलिक अधिकार को संरक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने पार्ट की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, तो सच मानिए आप किसी के संवैधानिक हक को सुरक्षित कर रहे हैं। और कहीं जाने और अनजाने में अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे या हम उसका उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपराधी हैं। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो राइट टू एजुकेशन बहुत अच्छे से फोकस करता है एक इस तरीके के माहौल पे जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन, अपर प्राइमरी एजुकेशन इंश्योर की जा सके, क्योंकि ये किसी का मौलिक अधिकार है, ये किसी का संवैधानिक अधिकार है, और अगर ये पूरा ना हो तो इसके खिलाफ वो डायरेक्टली कोर्ट भी जा सकता है। तो यही वो रीज़न है कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को 6 से लेकर 14 साल की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। इसके लिए हर 1 से 3 किलोमीटर के बीच में, मतलब आप किसी भी ग्रामीण और शहरी परिवेश में हैं तो वहाँ हर 1 किलोमीटर पे आपको प्राइमरी स्कूल और हर 3 किलोमीटर पे आपको अपर प्राइमरी स्कूल मिलेगा। यही वो रीज़न है कि अगर एक पर्टिकुलर विद्यालय में एक टीचर और एक बच्चा भी है तब भी वो पब्लिक स्कूल कभी बंद नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ बहुत सारी हैं, केवल ये इंश्योर करने के लिए जो बच्चा एक बार आए वो रिटेन करे। इसी के साथ साथ SMC का कॉन्सेप्ट आया राइट टू एजुकेशन में, विच इज़ ए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें पेरेंट्स को इंक्लूड किया गया, कम्युनिटी के मेंबर को इंक्लूड किया, ताकि सरकार के द्वारा जो भी फंड्स स्कूल में जाते हैं वो सही से यूटिलाइज हो पाएँ।
हर सेक्शन में यूटिलाइज़ हो पाएँ और सबकी रजामंदी से यूटिलाइज़ हो पाएँ। बच्चे क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, टीचर कैसे आते हैं, किस तरह से एक वेल कोऑर्डिनेटेड सोसाइटी और पार्टिसिपेटिव फॉर्म में एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कराया जाए, इस सब की रूपरेखा राइट टू एजुकेशन 2009 से ही आती है। आई होप द क्लैरिटी इज़ वेरी क्लियर हियर, और हमारी और आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको हम ये केवल समझते हुए निभाएं कि हम किसी के संवैधानिक हक को सुरक्षित कर रहे हैं। आई होप कुछ अंडरस्टैंडिंग इन पॉइंट्स पर हमारी बनी होगी। तो मिशन प्रेरणा के तहत हम जो भी कर रहे हैं, हम क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कर रहे हैं। एक टीचर और बुनियादी शिक्षा हमेशा एक सोशल रडार पर रहती है, और कोई भी NAS का सर्वे या फिर असर की रिपोर्ट या ऐसा कोई भी प्रथम की रिपोर्ट, हर वो इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी जो इसको इंश्योर करना चाहती हैं कि राइट टू एजुकेशन का धरातल पर क्या स्थिति है, तो वो मेरा और आपका रिफ्लेक्शन है। तो मैं और आप हमेशा चाहेंगे कि हम जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जिन भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हैं, अपना फुल बेस्ट पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करते हुए किसी के शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करें, संरक्षित करें और अपना बेहतर योगदान करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसका कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको आगे हर शिक्षक तक शेयर करें, हर पेरेंट तक शेयर करें। क्योंकि कई बार जब हम लोग रेड लाइट पर रुकते हैं और बच्चों को पूछते हैं तुम पढ़ते नहीं हो, तो बच्चे जवाब देते हैं पैसा नहीं है। तो प्लीज़ उन तक ये कौन पहुंचाएगा कि किसी पैसे की ज़रूरत है ही नहीं। सरकारी स्कूल खुले हुए हैं जहां सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी रेड लाइट पे जाएंगे, किसी भी कोने नुक्कड़ पे अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो आपके पास किसी मदद के लिए आए, तो पहला क्वेश्चन उससे ज़रूर पूछें क्या वो पढ़ता है, और अगर वो नहीं पढ़ता तो एक छोटी सी जिम्मेदारी, एक छोटा सा स्टेप और छोटा सा इनिशिएटिव लेते हुए उसे किसी सरकारी विद्यालय तक जरूर ले जाए। ये ना केवल आपको एक अच्छा कर्म भोग देगा, बल्कि आपके हाथों किसी का मौलिक अधिकार सुरक्षित हो जाएगा, किसी का जीवन बच जाएगा और हमें संतुष्ट होने का एक और मौका मिल जाएगा। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं कोई कमेंट है, कोई ओपिनियन है, तो प्लीज़ उसको छोड़ना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। ध्यान रखें। नमस्कार।